पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा, एसपीजी उसके अंडर में है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का तमाशा रचा जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आजकल 2 दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई। 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है, आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है। 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। आखिर ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ये है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनको जो अधिकार इस देश में मिला है, एक एक करके उस अधिकार को छीन लिया जाए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 पोस्ट खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हजारों वैकेंसी नहीं है, लेकिन सरकार को वैकेंसी नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है? सरकार को लगता है कि जब सरकारी यूनिवर्सिटी रखना ही नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बेच देना है, तो वो वैकेंसी क्यों भरेगी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे ग्रुप डी की बहाली को लेकर के। लगातार आंदोलन करने के बाद ग्रुप डी की बहाली निकली है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार ये वैकेंसी इसलिए नहीं भरती है कि उसको लगता है आज न कल हमको रेलवे को बेच देना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजॉरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है। देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। यह जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है। यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1 लाख बार बोलें आम है आम है आम है, तो नारियल आम हो जाएगा? कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे,
जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो मां 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसको मालूम होता है कि मां बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज के डेट में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका मुद्दा क्या है। और उसका मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, उसका मुद्दा है महंगाई, उसका मुद्दा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल पार्टिसिपेशन। उसका मुद्दा है कि इस देश के अंदर महिला हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, सबको जो बराबरी से रहने का हक मिला है, वो बराबरी का हक। यहाँ कुछ सिपाही खड़े हुए हैं। ये संविधान की ही ताकत है कि सिपाही जो डंडा लेकर के खड़ा है, उसका वोट भी एक होता है, और इनके जो डीसीपी और डीजीपी होंगे, उनका वोट भी एक होता है। ये देश के लोगों का मुद्दा है, और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का तमाशा रचा जाता है, तरह तरह का तमाशा खड़ा किया जाता है। और इस तमाशे के खिलाफ जो जनता है, उसका जो सवाल है, उस सवाल को उनके बीच में ला करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक तरफ दिल्ली में सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, दिन में रैली करते हैं और शाम में कोरोना से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए मीटिंग बुलाते हैं। तो आम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिल्म स्टार फिल्म बना रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, और आम आदमी को कहा जा रहा है कि आप घर में बैठ करके कोरोना से लड़िए। और आप गोवा के लोग हैं, आप जानते हैं कि कोरोना के चलते आपको किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। एक तो कम आबादी होने के बावजूद 14-15 लाख आबादी होगी बमुश्किल यहाँ की, टोटल पॉपुलेशन होगा, लेकिन यहाँ भी सेकेंड वेव के दौरान लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे। और आप जानते हैं, मैं दिल्ली की कहानी आपको बता रहा हूँ, देश के तमाम बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में हैं, 80,000 रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके हैं। दिल्ली से गुड़गांव ले जाने के लिए 1-1 लाख रुपया एम्बुलेंस ने मरीज के घर वालों से लिया है। और अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ये पिछले ही साल की कहानी है। अभी तीसरी लहर फिर आने को तैयार है, और सरकार सारा फैसला चुनाव को ध्यान में रख करके कर रही है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर सरकार ही चाहती है कि चुनाव हो, चुनाव आयोग ही चाहता है कि चुनाव हो, ऑनरेबल कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी ऐसा सिचुएशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि हम कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे कन्वेंशन हम करेंगे। और ये कन्वेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब चुनाव हो तो कम से कम जो देश के लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, उनके मुद्दों पर चुनाव हो। भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है। प्रधानमंत्री शेर हैं, तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है, और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है, और वो पैसा आपके स्कूल के ऊपर नहीं, आप जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क के ऊपर नहीं, आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के ऊपर नहीं, कोरोना काल में जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था
हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। आप सोच करके बताइए कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता? जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जब अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, एक ही नदी में जब साथ में नहाने नहीं दिया जा रहा है, एक ही कुएं में जब पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आते? ये डेमोक्रेसी की ताकत थी। डेमोक्रेसी ने हमको क्या ताकत दिया कि चाहे हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला आदमी हो या सड़क के किनारे बैठकर जूता सिलने वाला, उसका वोट बराबर होगा। आपने अपने घर में भले महिला और पुरुष को बराबर नहीं किया हो, लेकिन संविधान ने महिला और पुरुष को बराबर किया। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पिताजी का वोट 2 होगा और मेरी माताजी का वोट 1 होगा। क्या गोरा क्या काला, क्या मोटा क्या पतला, क्या अमीर क्या गरीब, क्या फॉर्च्यूनर पे चलने वाला क्या साइकिल पे घूमने वाला, सबका वोट बराबर किया इस देश के संविधान ने। और यह जो अधिकार है, इस अधिकार की ही ताकत है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की भी बात की जाने लगी। लेकिन आज के डेट में पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को खत्म किया जा रहा है और उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी खत्म किया जाएगा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल करके हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं सच आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे खत्म किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि चुनाव की हालत आज क्या कर दी गई है। धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। कहां से चुनाव लड़ेगा, आप मुझे बताइए। चुनाव में कानून है, चुनाव आयोग का कानून है कि एमपी का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको 70 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, 70 लाख रुपया में चुनाव हो रहा है? पूरे गोवा में जो पोस्टर लगा हुआ है, यह 70 लाख में लगा हुआ है। ये जो सैकड़ों गाड़ियां घूम रही हैं, यह 70 लाख में हो रहा है। यह बेईमानी है। यह बेईमानी दिन रात हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि इस बेईमानी के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धीरे धीरे हम वोट तो दे सकते हैं, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आम इंसान चुनाव से बाहर कर दिया गया है। अभी चुनाव लड़ने से बाहर किए हैं, कल वोट देने से भी बाहर कर दीजिएगा। कई बार लोगों को यह लगता है, जब हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करने की बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हैं। हम जानते हैं हमारी देश की जो आबादी है, 135 करोड़ हमारी आबादी है। इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए सिर्फ सरकारी पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर होगा। प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि अगर पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से तभी काम करेगा जब पब्लिक सेक्टर होगा। आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि अगर एयर इंडिया नहीं रहा तो विस्तारा भी ठीक से नहीं चलने वाला है। अगर एसबीआई नहीं रहा तो आईसीआईसीआई भी ठीक से काम नहीं करेगा। सोच करके बताइए, अभी कोरोना हुआ है, दूसरी लहर गई है, तीसरा लहर आया है। जब सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था तो प्राइवेट अस्पताल में बेड मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। आप सोच करके बताइए कि अगर सरकारी स्कूल पूरे तरीके से खत्म कर दिए जाएं
तो प्राइवेट स्कूल ठीक से काम करेंगे? मैं आपको बताता हूं, आपको सोच करके हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर हालत क्या है। दिल्ली के अंदर LKG में एडमिशन लेने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए का डोनेशन देना पड़ता है, और बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता है, माँ बाप का इंटरव्यू होता है। पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का ले रहे हैं। सरकारी स्कूल इसलिए होना जरूरी है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। प्राइवेट स्कूल क्या, वो ऑक्सफोर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में जाकर के पढ़ें। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तभी टिकी रहेगी जब राज्य अपनी जिम्मेवारी समझेगा। और तकलीफ की बात यह है कि राज्य आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ करके 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, टैक्स देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? आज का सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, उसका भी हल कर सकती है, उसका भी निदान कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे अपनी आजादी की सुरक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए, और इसको हर कीमत में बचाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बिगाड़ने वाला होता है, बचाने वाला उससे बड़ा होता है। बेचने और बचाने की लड़ाई में बचाने वालों की जीत होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए, शुक्रिया अदा कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।